भूत होते हैं या नहीं, इस पे बहस तो बहुत होती है, पर सच झूठ का फैसला अब मैं आप पर छोड़ती हूँ। तो स्वागत है आपका घोस्ट स्टोरीज इन हिंदी में, जहाँ मैं हूँ आपकी होस्ट विदिशा। और अब से हर महीने के 13 और 28 को आप मुझे सुन पाएंगे एक्सक्लूसिवली ऑन स्पॉटिफाई। मयूरी की माँ के देहांत के बाद वो बिल्कुल शांत सी हो गई थी। दिन भर बस काम में मगन रहकर शायद अपनी माँ के मौत को भुलाने का नाकाम कोशिश करने में लगी हुई थी मयूरी। इसी बीच अनिकेत को मोहन भैया ने बताया था कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने में अभी भी थोड़ी देर लग जाएगी। अनिकेत हर तरह से जानने की कोशिश में था कि मयूरी की माँ के साथ ऐसा सिर्फ एक हादसा था या इसके पीछे एक बहुत बड़ा राज छुपा हुआ है। उनकी लाश को देखने की हिम्मत मयूरी में भी नहीं थी, पर जब अनिकेत ने उनकी आखिरी हालत देखी तो खुद अंदर से सहम गया। उनका शरीर कुछ इस तरह से था जैसे कि किसी खिलौने को गुस्से में आकर एक बच्चे ने तोड़ मड़ोड़ दिया हो। उनका सर पीछे मुड़ा हुआ था, हाथ की हड्डियां मरोड़ी हुई थी, घुटने से नीचे के पैर का हिस्सा भी उलट चुका था। ये देखने के बाद पुलिस को भी काफ़ी हैरानी हुई थी, इसलिए उन्होंने पोस्टमार्टम का सुझाव दिया और अनिकेत ने भी इसमें हामी भरी। उधर अनिकेत के ऑफिस में उसे जो प्रोजेक्ट हैंडल करने को कहा गया था, उस पर अनिकेत दिन रात मेहनत कर रहा था। बॉस कभी भी फैमिली प्रॉब्लम्स का जानकर कोई छूट नहीं देने वाले थे अनिकेत को, इसलिए अनिकेत ऑफिस का काम घर पे भी लेकर आने लगा था। मयूरी को अब देर रात तक अकेले घर पे रखना भी अनिकेत को सही नहीं लगता था, क्योंकि बेचारी सदमे में दवाई लेना भूल जाती थी और कई बार खाना भी नहीं खाती थी। अनिकेत आखिरी बार रात के वक्त अगले दिन ऑफिस के बारे में सोचते हुए बोला, काश कि ऐसा कुछ हो जाए कि मुझे इस बार इस प्रोजेक्ट को रिप्रेजेंट करने पर प्रमोशन मिल जाए। जब ऑफिस में बॉस ने बोर्ड मीटिंग के बाद अनिकेत को अपने कैबिन में बुलाकर उसे प्रमोशन लेटर थमाया, तो उसे अपने आंखों देखी पर यकीन नहीं हो रहा था। जिस प्रमोशन और सैलरी इंक्रीज होने का सपना लिए वो इतने वक्त से इंतज़ार कर रहा था, वो फाइनली ऐसे अचानक पूरी हो जाएगी कि उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। अनिकेत बॉस के कैबिन से निकलकर यही सोचा था कि मयूरी और अपनी माँ को ये खबर फौरन देगा। फिर बाद में उसने सोचा कि नैनतारा जी को बताना तो ठीक है, पर मयूरी को ये गुड न्यूज़ वो खुद शाम को उसके आमने सामने कहेगा, ताकि उसकी मुस्कुराहट कम से कम अपनी आंखों से इतने दिनों बाद देख पाए। शाम को मयूरी के लिए उसके पसंदीदा फूलों का गुलदस्ता और चॉकलेट्स लेकर लिफ्ट से उतरकर खुशी से उसने अपने फ्लैट की तरफ जैसे जैसे बढ़ना शुरू किया, उसे वहाँ लोगों की भीड़ नजर आई। सब उसके अपार्टमेंट के लोग थे जो अनिकेत के फ्लैट के बाहर खड़े थे। कहीं मेरी मयूरी को कुछ, मन ही मन बड़बड़ाता हुआ अनिकेत पागलों की तरह भागता हुआ अपने फ्लैट में पहुंचा। मयूरी, मयूरी, कहाँ है मेरी मयूरी? रुकिए अनिकेत जी, मयूरी ठीक है अब, बस डर के कारण बेहोश हो गई थी। अच्छा हुआ कि आप आ गए। आपका नंबर काफ़ी बार सबने ट्राई किया पर कॉल लगा ही नहीं, शायद नेटवर्क एरिया से बाहर बता रहा था। एनीवेज, मुझे लगता है अगर हो सके आप किसी फैमिली मेम्बर को यहाँ बुला लीजिए। पहले अपनी माँ की मौत और आज एक और, मयूरी के सेहत के लिए इतना सारा ट्रॉमा ऐसे वक्त पे सही नहीं है। कोई अपना हमेशा साथ रहेगा तो उसका सहारा बना रहेगा। दवाई का प्रिस्क्रिप्शन ये रहा, कोई और इशू हो तो मुझे कॉल कर लीजिएगा। एक साथ इतना कुछ कहकर डॉक्टर मिश्रा
अनिकेत के फ्लैट से निकलकर बाहर की तरफ चली गई। आज एक और? क्या बोल गई डॉक्टर? क्या दिखा है मयूरी ने? कुछ। अनिकेत जब अपने आप से ये बोले जा रहा था, तभी अजय, जो उसके नेक्स्ट फ्लैट में रहता था, उन्होंने अनिकेत के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, आओ मेरे साथ। अनिकेत अजय के पीछे पीछे स्टडी रूम पे पहुंचा। अनिकेत पूछने ही वाला था कि ऐसी कौन सी बात है जो अलग से बताने के लिए अजय उसे यहाँ ले आया, कि तभी अजय ने इशारे से अनिकेत को उस कमरे के अंदर देखने के लिए कहा। जैसे ही अनिकेत की नज़रें उस कमरे के नज़ारे पर पड़ी, उसके पैरों तले जैसे ज़मीन खिसक सी गई। ये वो क्या देख रहा था? उस कमरे के बीचों बीच ज़मीन पे उसके जान से भी प्यारा ब्राउनी की लाश पड़ी हुई थी। अजय बोला, एक जर्मन शेफर्ड को इस तरीके से मौत कैसे आ सकती है? फ्लैट भी अंदर से लॉक थी। दरवाज़ा तोड़कर आया था मैं जब मयूरी भाभी की चीख सुनाई दी थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है अनिकेत। अनिकेत की आंखें भी फटी की फटी रह गई थी ब्राउनी को ऐसी हालत में देखकर। पर एक बात से वो और ज़्यादा दंग रह गया था कि ब्राउनी की लाश बिल्कुल मयूरी की माँ की लाश जैसे कैसे दिख रही थी। अनिकेत के मन में सवालों का पहाड़ तो जमा हुआ था, पर अगले कुछ महीनों में वो सब बस यादें बनकर रह गई। अब अनिकेत और मयूरी अपने आने वाले बच्चे के इंतज़ार में दिन गिन रहे थे। मयूरी भी धीरे धीरे नॉर्मल होने की कोशिश कर रही थी और अनिकेत अपने इतने सालों के साथी ब्राउनी के बिना रहने की आदत डाल रहा था। गोद भराई के रस्म के लिए नयनतारा जी खास इंतज़ाम कर रही थी। उनके परिवार के कुल पुरोहित आज पहली बार अनिकेत के फ्लैट में आने वाले थे, इसलिए अनिकेत ने भी काफ़ी सारा बंदोबस्त किया हुआ था। गुरुजी आने वाले बच्चे के सलामती के लिए आज जो हवन करेंगे, उसमें तुम दोनों को एक साथ बैठना है। वो कभी भी आ सकते हैं। हवन का सारा सामान लाया हुआ है ना अनिकेत? कुछ भूला तो नहीं? नयनतारा जी अपने बेटे की तरफ देखकर बोली। अनिकेत ने जवाब में सर हिलाकर ना कहने पर उनको तसल्ली हुई। अचानक मोहन आकर बोला, माँ जी, गुरुजी आए हैं, आप सबको लेकर आ जाइए, मैंने उन्हें बिठाया है। नयनतारा जी मुस्कुराते हुए पैर छूकर जैसे ही खड़ी हुई, पंडित जी ने चिंता दर्शाते हुए कहा, यहाँ सब कुछ ठीक नहीं है, कोई काली शक्ति का प्रकोप है। इसी वजह से पिछले कुछ महीनों से तुम्हारे परिवार में मुसीबतें आए जा रही। ये आप क्या कह रहे हैं? गुरुजी, ये लोग तो इस जगह पे पिछले 3 साल से रह रहे हैं, कभी कुछ ऐसा नहीं लगा। मैं भी तो यहाँ पिछले कुछ महीनों से अपनी बहू के लिए रुकी हुई हूँ। नयनतारा जी डरी हुई आवाज़ में बोली। गुरुजी ने अनिकेत और मयूरी की तरफ देखते हुए कहा, क्या कुछ महीने पहले तुम दोनों में से किसी ने घर पे कोई ऐसा सामान लाया है जिसके बारे में तुम बिल्कुल अनजान हो? याद करके बताओ बच्चों। इन हादसों से पहले कोई ऐसी चीज़ उठाकर लाए हो और शायद उसका इस्तेमाल भी किया हो। अनिकेत सोचते हुए अचानक से कुछ याद करके गुरुजी के सामने से चला गया और कुछ ही देर बाद हाथ में कुछ लिए हुए वापस आकर बोला, ये तांबे का ग्लास, कुछ महीने पहले ये मुझे अपने दोस्त के घर से वापस आते हुए एक जगह पर मिली थी, जहाँ से मैं इसे उठाकर लाया हूँ। बाद में हमने अब तक इसे करीब हर रोज़ इस्तेमाल किया है।
इसके बाहर काफ़ी बारीकी से नक्शे की खूबसूरती को देखकर मैंने और मयूरी ने इस ग्लास को फेंका भी नहीं। पर इस ग्लास का इन सब बातों से क्या लेना देना? पंडित जी ने उस ग्लास को हाथ में लेकर आंखें बंद करके कुछ मंत्र जपे और फिर अचानक से कहा, फौरन मुझे इस जगह पे लेके जाओ। कार से उतरकर अनिकेत पंडित जी को जंगल के अंदर जैसे जैसे लेकर जाने लगा, आसपास का माहौल वैसे ही अलग होता गया। सुबह के 11 बजे होंगे उसके घड़ी में, पर जंगल के अंदर जाते हुए जैसे घनघोर अंधेरा सा छा रहा था और चारों तरफ तूफान सा माहौल बन गया था। अनिकेत को याद आने लगा कि कैसे उस दिन भी जब वो जंगल के अंदर जा रहा था तब भी तूफान और अंधेरा कुछ ज़्यादा ही था। चलते चलते एक जगह पर आकर अनिकेत ने सामने की तरफ इशारा करते हुए कहा, यही है वो झोपड़ी जहाँ मुझे मिला था वो तांबे का ग्लास। मेरे काफ़ी बार बुलाने पर भी इस झोपड़ी से कोई बाहर मदद करने को नहीं आया था, तो मैं खुद अंदर पहुँचा और वहाँ दिखा था मुझे ये ग्लास। पंडित जी झोपड़ी के अंदर जाकर इधर उधर चीज़ों को देखते गए और कुछ ही देर में उनको समझ में आ गया कि यहाँ कोई काला जादू अभ्यास करता है। उस ग्लास पे जो नक्शा बना हुआ था वो दरअसल काले जादू का हिस्सा है। अनिकेत की तरफ देखते हुए उन्होंने कहा, यहाँ आसपास कोई ज़रूर रहता होगा, हमें उनसे इस जगह का रहस्य जानना होगा, तभी कोई उपाय निकलेगा। चलो चलते हैं। काफ़ी ढूंढने पर गांव के इस बुज़ुर्ग महिला के पास पंडित जी और अनिकेत जा पहुँचे और बस उनको ही उस झोपड़ी का रहस्य शायद पूरी तरीके से पता था। सुभद्रा देवी ने अनिकेत को देखते हुए कहा, आज से कई साल पहले इस गांव में रिमली रहा करती थी। मेरी बहुत अच्छी सहेली हुआ करती थी वो, सदा हंसमुख, सबका भला चाहने वाली लड़की। इस गांव में ऐसा कोई नहीं था जिसकी उसने मदद न की हो। अपना पराया सबको दिलो जान से मदद का हाथ बढ़ा देती थी पगली। पर उसी रिमली को इन गांव वालों ने डायन का नाम देकर इस गांव से दूर उस जंगल में अकेले सज़ा काटने के लिए भेज दिया। आखिर क्या कसूर था उसका? यही ना कि वो किसी की भी मनोकामना पूरा करने की क्षमता रखती है। पर एक दिन किसी एक गांव वाले की मनोकामना पूरी होने के साथ उसके घर पे किसी अपने की मौत हो गई, तो रिमली को जिम्मेदार ठहरा दिया सबने। जाते जाते इस गांव के लोगों को आखिरी बार रिमली गुस्से में जो बोल कर गई थी, शायद वही दोबारा हुआ आपके साथ बेटा। मुझे आज भी याद है, उसकी बातें मेरे कानों में गूंजती हैं। जाते हुए उसने कहा, मुझे निकाल रहे ना यहाँ से, मेरा खाना पानी बंद करवा रहे हो सब। ठीक है, मैं आज तक सबका भला की हूँ, अपने शक्तियों का सही उपयोग करके सबका मनोकामना पूरी की हूँ। पर आज से उस शक्ति से जिसका भी मनोकामना पूरा करूँगी, उसके अपनों में से किसी की जान ज़रूर छीन लूँगी, और जिसकी मनोकामना पूरी होगी
उसके घर शैतान का भी प्रवेश होगा। जैसे मैं तड़प के गुजारा करूंगी, वैसे मरते दम तक वो भी उस मनोकामना को कोसते रहेंगे, क्योंकि मनोकामना नहीं, शैतान का आना पक्का होगा उनके परिवार में। आगे मुझे कुछ ज़्यादा पता नहीं, पर सुना था उसने किसी एक चीज़ पे अपनी जादुई शक्तियों का मंत्र लिख के रखा हुआ था। सुनने में ये आया था कि काला जादू भी अभ्यास किया करती थी, किसी को अपने घर पे जीते जी घुसने नहीं देती थी। पर तुम्हारी बदकिस्मती तुम्हें वहाँ लेकर गई बेटा। भगवान तुम्हारे परिवार की रक्षा करे, रक्षा करे। सब कुछ जानने के बाद पंडित जी के सुझाव से अनिकेत उस तांबे के ग्लास को वापस उसी झोपड़े के अंदर रखकर बाहर आने पर उन्होंने गंगाजल छिड़काकर कुछ मंत्र पढ़कर उस झोपड़ी के चारों ओर पवित्र भस्म का रेखा बना दिया और अनिकेत को कहा, हम आशा करते हैं कि अब ये बुरा साया कभी तुमको या तुम्हारे परिवार को परेशान नहीं करेगी। आज कुछ महीने बाद एक बार फिर अनिकेत के घर पे पूजा का प्रबंध किया है नयनतारा जी ने। पंडित जी बोले, नवजात बच्चे को हमारे गोदी में दीजिए, हम भी तो देखें हमारा नया मासूम शिष्य का भाग्य कैसा रहेगा। इतना कहकर पंडित जी ने जैसे ही उस बच्चे को अपनी गोदी में उठाकर उसके हाथ की रेखाएं देखी तो अचानक से चौंकते हुए बोले, ये क्या? ये इसके हाथ में तो वही सब रेखाएं दिख रही जो उस तांबे के ग्लास में अंकित था। मतलब यही कहना चाहती थी वो दुष्ट आत्मा, शैतान का आगमन इस बच्चे के रूप में, शैतान का घर में प्रवेश हो चुका। ये थी आज की पैरानॉर्मल कहानी। आई होप आपको ये पसंद आई होगी। आज ये घोस्ट स्टोरीज इन हिंदी को स्पॉटिफाई पे फॉलो करें, जहां मैं आपके लिए लाऊंगी ऐसी कहानियां जो आपके डर के परिभाषा को बदल के रख देगी।